प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 7 में वर्णित साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी का एक निबंध यहां पर प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1। नए की जन्म कुंडली 1 में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भों में देखने की कोशिश की है। इसमें लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्राप्त चेतना है उसे नए के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। लेखक का ऐसा मानना है कि नया किसे मानना चाहिए? लेखक के अनुसार जो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो यथार्थ उत्पन्न हो रहा है, जो यथार्थ हमारे सामने आ रहा है, उस यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। यहां पर लेखक ने नया और पुराना दो अलग अलग विषयों के बीच में एक रेखा खींचने का प्रयास किया है। लेखक का ऐसा मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन लगातार होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के लगातार होते रहने से यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न होती है। यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया कहना चाहिए, नया मानना चाहिए। लेखक का यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं किंतु नए को वास्तविक रूप से अपना नहीं पाते। लेखक का ऐसा मानना है कि हम पुराने को तो छोड़ देते हैं लेकिन नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते। जैसा कि लेखक ने बार बार इस बात को उल्लेखित किया है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन लगातार होता रहता है और इस होने वाले परिवर्तन को प्राचीन अगर मान लिया जाए, पुराना मान लिया जाए, तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना है उसी को नया मानना चाहिए। और इस कारण से लेखक का यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते हैं। आइए पढ़ते हैं नए की जन्म कुंडली 1 निबंध और इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे, क्षमा कीजिए, मैं एक जमाने में बहुत बुद्धिमान समझता था। मुझे उससे बहुत आशाएं थी कि वह आगे चलकर एक मेधावी, प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूं। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। नए की जन्म कुंडली 1 निबंध की प्रारंभिक पंक्तियों में साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध अपने स्वयं के बारे में और अपने एक मित्र के बारे में हमें जानकारी देते हुए बताते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं। लेखक का ऐसा कहना है, वे एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे वे एक जमाने में बहुत बुद्धिमान समझते थे, बहुत बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति समझते थे, प्रत्येक कार्य को बुद्धि से संपन्न करने वाला समझते थे। मुझे उससे बहुत आशाएं थी और लेखक को उस व्यक्ति से बहुत अधिक आशाएं भी इसीलिए थी क्योंकि लेखक उनको बुद्धिमान व्यक्ति समझते थे कि वह आगे चलकर एक मेधावी से आशय है बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, प्रतिभा से संपन्न पुरुष निकलेगा। इसीलिए लेखक को
उस व्यक्ति से बहुत अधिक आशाएं थी। लेखक को ऐसी आशाएं थी कि वह व्यक्ति आगे चलकर एक मेधावी, प्रतिभा संपन्न पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूं। अनुचित महत्व देना, इससे आशय है आवश्यकता से अधिक महत्व देना। लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूं, आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहा हूं। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। लेखक को ऐसे लगता था कि जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा अत्यंत समृद्ध है और उस समृद्ध भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम वे अपने इस मित्र को मानते थे। वह अपने विचारों को अधिक गंभीरतापूर्वक लेता था। जो लेखक के मित्र हैं, वे अपने विचारों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया करते थे। वे उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे। जिस प्रकार धूप, हवा स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक तत्व होते हैं, यानी इनका अस्तित्व होता है, उनकी उपस्थिति होती है, इसी प्रकार से उनके लिए, उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे विचार, और वह विचारों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया करता था। शायद इससे भी अधिक, और शायद हो सकता है कि वह विचारों को इससे भी अधिक महत्व प्रदान किया करता हो। दरअसल उसके लिए न वे विचार थे, न अनुभूति। दरअसल से आशय है वास्तव में, यानी सच्चाई में। दरअसल उसके लिए न वे विचार थे और न अनुभूति। मन के अंदर से उमड़ने गुमड़ने वाले भावों को, विचारों को और उसके द्वारा की गई अनुभूति को। यहां पर लेखक का ऐसा कहना है कि दरअसल उसके लिए न वे विचार थे, न अनुभूति। वे उसके मानसिक भूगोल के पहाड़, चट्टान, खाइयां, जमीन, नदियां, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। लेखक अपने मित्र के मानसिक भूगोल के बारे में बता रहा है। वह कह रहा है कि उनके मित्र जो अपने विचारों को बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक लिया करते थे, जो अपने विचारों को धूप और हवा से भी अधिक महत्व प्रदान किया करते थे, यानी उनके विचार उनके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व ही थे, या शायद हो सकता है उससे भी कुछ बढ़ करके हो। और दरअसल उसके लिए न वे केवल विचार थे, न केवल अनुभूति, वे उसके मानसिक भूगोल के लिए, यानी यहां पर लेखक अपने मित्र के मानसिक भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। यानी लेखक के मानसिक भूगोल के वे पहाड़, चट्टान, खाइयां, जमीन, नदियां, झरने, जंगल और रेगिस्तान, यानी भूगोल पर उपस्थित जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी प्राकृतिक स्थितियां हैं, जिनमें पहाड़, चट्टान, खाइयां, जमीन, नदियां, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। इस प्रकार उसका, यानी उसके मित्र का मानसिक भूगोल इन विचारों से पूरी तरह से भरा हुआ था। मुझे यह भान होता रहता कि वह व्यक्ति अपने को प्रकट करते समय स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा कर रहा है। लेखक का ऐसा मानना है कि उसके मित्र अपने आप में बहुत सारा महत्वपूर्ण विचार करते हुए आंतरिक यात्रा की में लगातार लगे रहते थे। लेखक का यह भी मानना है, लेखक को ऐसा भान होता, ऐसा लेखक को प्रतीत होता कि वह व्यक्ति जो लेखक के मित्र हैं, वह अपने को प्रकट करते समय स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेता हुआ सा दिखाई पड़ता। सभी इंद्रियों से, यानी पूरी तरह से सजग और सतर्क होकर वह काम करता हुआ सा दिखाई पड़ता, और एक ऐसे लगता मानो वह एक आंतरिक यात्रा कर रहा हो, वह मन ही मन भीतर की यात्रा कर रहा हो। किसी भी विचार को अच्छी तरह से देख परख करके ही वह अंदर ही अंदर आगे की यात्रा में प्रवृत्त हो रहा हो। वह अपने विचारों या भावों को केवल प्रकट ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें स्पर्श करता था, सूंघता था,
उनका आकार प्रकार, रंग रूप और गति बता सकता था, मानो उसके सामने वे प्रकट साक्षात और जीवंत हो। लेखक अपने मित्र के बारे में कहते हैं कि उनके मित्र विचारों को बहुत ही गहराई से और महत्वपूर्ण तरीके से धारण करते थे। वे उन विचारों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रकट करते थे। अपने विचारों को या भावों को केवल प्रकट ही नहीं करते थे, बल्कि वे उन्हें स्पर्श भी किया करते थे। वे अपने विचारों और भावों को स्पर्श किया करते थे। वे अपने विचारों और भावों को सूंघते भी थे। और उनका आकार प्रकार किस तरीके का है, उनका रंग रूप कैसा है, उन भावों और विचारों में किस प्रकार की गति है, किस प्रकार का तालमेल है, यह भी वे बता सकते थे, मानो उसके सामने ये सभी विचार और भाव साक्षात रूप से प्रकट हो रहे हो और साक्षात जीवंतता के भाव से भरे हुए हो। उसका दिमाग लोहे का एक सिकंजा था या सुनार की एक छोटी सी चिमटी, जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से और मजबूती से पकड़कर सामने रख देती है। लेखक का ऐसा मानना है कि उनके मित्र का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वह लोहे के एक सिकंजे की तरह है। सिकंजे से आशय है एक इस प्रकार का उपकरण जो किसी वस्तु को जकड़ ले। इस प्रकार का यंत्र, औजार सिकंजा कहलाता है। और लेखक का ऐसा मानना है कि उनके मित्र का दिमाग एक सिकंजे की तरह है या सुनार की एक छोटी चिमटी की तरह है, जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को भी सूक्ष्म रूप से और बहुत ही मजबूती से पकड़कर सामने रख देती है। यानी उनके मित्र विचारों को, भावों को बहुत ही सूक्ष्मता और मजबूती से पकड़कर सामने रखने में पूरी तरह से समर्थ है। लेकिन यह बात पुरानी हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं भी बुद्धिमान हो गया हूं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि वे अपने स्वयं से अधिक बुद्धिमान अपने मित्र को मानते हैं। जैसा कि उनका मित्र उनसे अधिक बुद्धिमान है, लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि यह बात अब पुरानी हो गई है और अब लेखक को भी, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध को भी ऐसे लगने लगा है कि वे भी बुद्धिमान हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त की बुद्धिमत्ता का कारण उसकी जिंदगी ही ज्यादा थी, न कि केवल मानसिक तंतुओं की हलचल। वे अपने मित्र की बुद्धिमानी को इस बात के लिए भी ठीक प्रकार से उल्लेखित करते हैं। वे कहते हैं कि उनके मित्र की बुद्धिमानी का कारण था उस दोस्त की जिंदगी। उसने जिंदगी में जिस प्रकार का अनुभव लिया, जिस प्रकार का जीवन उसने जिया, उसी के कारण से वह बहुत अधिक बुद्धिमान बना रहा। वे अपने मित्र की बुद्धिमत्ता का श्रेय मानसिक तंतुओं को नहीं देना चाहते। मानसिक तंतुओं की हलचल से बजाय उनके मित्र के बुद्धिमान होने में उसकी जिंदगी ही ज्यादा निर्णायक थी। 12 वर्षों बाद जब एकाएक मेरी उससे मुलाकात हुई, तब आनंद और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। आनंद से भी ज्यादा आश्चर्य। 12 वर्षों के बाद लेखक को अपने मित्र के साथ मुलाकात करने का सुअवसर मिला, और यह अवसर ऐसा था जो आनंद से भरा हुआ था, आनंद के साथ साथ आश्चर्य से भी भरा हुआ था। 12 वर्ष बाद एकाएक लेखक की मुलाकात उनके मित्र से होती है, और यह मुलाकात तब हुई तब आनंद और आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। दोनों मित्रों के मिलने में आनंद का भाव भी था और आश्चर्य का भाव भी था। नदियों की दो धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे कि उन्होंने हमारी दिशाएं भी बदल दी थी। नदियों की दो धाराएं, लेखक और उनके मित्र, यानी नदियों की दो धाराओं के बीच में बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे। दोनों ही मित्र अलग अलग विषयों में, अलग अलग कार्य क्षेत्र पर अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे थे। यानी नदियों की दो धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे कि उन्होंने हमारी दिशाएं भी बदल दी थी। जब फिर से मुलाकात हुई तो स्वभावतः
हमारा ध्यान इन पहाड़ों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई पर गया। जो नदियों की धाराओं को बदलने के लिए जो निर्णायक पहाड़ थे, जो जो मुख्य बातें थी, उन बातों की लंबाई चौड़ाई, उनकी ऊंचाई और नीचाई पर अब दोनों ही मित्रों का ध्यान गया। 12 वर्ष बाद अब जो हम दो हो गए हैं तो किस तरह 12 वर्षों के बाद दोनों मित्र मिल गए हैं और किस प्रकार से अब दोनों मित्रों के रूप रंग में, उनके स्वभाव में, उनके कार्य करने में, उनकी कार्यशैली में, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। यहां पर 12 वर्ष बाद अब जो हम दो हो गए हैं तो किस तरह। उसके बाल सफेद हो गए थे। मित्र के बाल 12 वर्ष के बाद सफेद दिखाई पड़ रहे थे, यानी उसके बाल सफेद हो गए थे। लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वह नौजवान नहीं है। भले ही बाल उसके सफेद हो गए हों, लेकिन वह नौजवान ही था, या यूं कहिए कि वह भूतपूर्व नौजवान था। वह भूतपूर्व नौजवान भी कहा जा सकता है। मतलब यह कि प्रभाव उसके वर्तमान रंग रूप का न होकर उसके भूतपूर्व रंग रूप का होता था। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी, लेखक का मित्र, और लेखक का यहाँ यह कहना है कि उसके मित्र का प्रभाव उसके वर्तमान रंग रूप का न होकर उसके भूतपूर्व रंग रूप का ही अधिक होता था। मुझे वह प्रभाव अच्छा लगता, जी चाहता कि उसके बारे में रोमांटिक कल्पना की जाए। रोमांटिक से आशय है रोमानी, रोमांचक। रोमांचक कल्पना अपने मित्र के बारे में लेखक करना चाहता है। जी चाहता है कि उसके बारे में रोमांटिक कल्पना की जाए, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि उसकी सुंदरता उसके रूप की थी या उसके माथे पर पड़ी हुई रेखाओं की। उसके माथे पर अब रेखाएं पड़ गई थी, उसके बाल सफेद हो गए थे, और इस प्रकार सफेद बालों वाला, माथे पर लकीरों वाला यह लेखक का मित्र लेखक को बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। यह कहना मुश्किल था कि उसकी सुंदरता उसके रूप की थी या उसके माथे पर पड़ी हुई रेखाओं की। कम से कम मुझे तो वे लकीरें अच्छी लगती। और इस प्रकार से समय के साथ, उम्र के साथ, अनुभव के साथ जो बाल सफेद हो गए, जो माथे पर लकीरें आ गई, लेखक का ऐसा मानना है कि वे सब कुछ लेखक को बहुत ही ठीक और अच्छा लग रहा था। वे कम से कम मुझे तो वे लकीरें अच्छी लगती। खूबसूरत कागज सुंदर तो होता ही है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ और उसमें कोई मर्म वचन लिखा हुआ न रहे तो सौंदर्य में रहस्य ही क्या रहा। लेखक यहां पर हमें बताते हैं कि एक खूबसूरत कोरा कागज खूबसूरत होता है। खूबसूरत कागज सुंदर तो होता है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, उसमें कोई मर्म वचन लिखा हुआ न हो, मर्म वचन से आशय हृदय को छू लेने वाली कोई बात उस कोरे कागज पर जो बहुत खूबसूरत है, उस पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई हो जो हृदय को छूने वाली हो, इस प्रकार से खूबसूरत कागज सुंदर तो होता ही है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ, यानी उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, यानी और उसमें कोई मर्म वचन लिखा हुआ न रहे, तो सौंदर्य में रहस्य ही क्या रहा। क्योंकि सौंदर्य में रहस्य परत दर परत उघड़ता जाता है, सामने आता रहता है। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक सुंदर, वह एक खूबसूरत चौखटा है। लेखक का ऐसा कहना है कि यदि सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा ही है। खूबसूरत चौखटा होने से आशय है हृदय को प्रभावित न कर सकने वाली सुंदरता। क्योंकि जो सौंदर्य है वह तो हृदय को छू लेता है, हृदय को प्रभावित कर लेता है, लेकिन खूबसूरत चौखटा केवल सुंदर ही दिखता है, वह जरूरी नहीं कि हृदय को वह छू भी सके। सामने पीपल का वृक्ष है, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते कांप रहे हैं। चांदनी और उसमें चित्रित हुई छायाएं हमारे मनोलोक को एक नई दिशा दे रही है। दोनों मित्र बैठे हैं। प्रकृति का यह बहुत अच्छा स्थान है। सामने पीपल का वृक्ष है, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते हुए कांप रहे हैं। चांदनी और उसमें चित्रित हुई छायाएं हमारे मनोलोक को, हमारे
मानसिक भाव को, हमारे मानसिक जगत को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। मुझे मालूम था कि मेरे मित्र के लिए सैले की और टू वेस्ट विंड उतनी ही दूर है जितना मेरे लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसा कि लेखक स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बारे में ज्यादा नहीं समझता, ठीक उसी प्रकार से लेखक का मित्र भी सैले की ओड टू वेस्ट विंड को बहुत ज्यादा नहीं समझता है। सैले की ओड टू वेस्ट विंड से आशय है अंग्रेजी भाषा के कवि सैले की एक काव्य रचना है जिसका शीर्षक है ओड टू वेस्ट विंड। और उसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ -1 यह भी गणित का एक कठिन सूत्र है। इस प्रकार इससे आशय यह है कि उनके मित्र ओड टू वेस्ट विंड को नहीं समझते और लेखक स्वयं स्क्वायर रूट ऑफ -1 को नहीं समझता, लेकिन फिर भी दोनों जिस जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्र में होने वाले कार्य को, समझ को और विचार को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे दूरियां हमारी पहचानी हुई थी और शायद इसीलिए वे प्रिय भी थी। जैसा कि लेखक ने पहले ही कहा है कि दोनों नदियों की धाराओं के बीच में पहाड़ आ गए थे और बहुत अधिक दूरियां बन गई थी। इस प्रकार से इसके बावजूद वे दूरियां हमारी पहचानी हुई थी और शायद इसीलिए वे प्रिय भी थी। जब जब मुझे दूरियों का भान होता है, भान होना आभास होता है, जानकारी होती है, जब मैं जान लेता हूं कि हमारे बीच में दूरियां आ गई है, तब मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए कि दूरी हमारी गति को एक चुनौती है और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। दूरी मित्रों के बीच अगर हो तो वह खटकती है और दूरी हमारी गति को एक चुनौती है। यदि दूरी हो मित्रों के बीच में, इसका आशय यह है कि दोनों के बीच में जो गति होनी चाहिए मिलन की, वह ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, इसी कारण से दूरी है। इस प्रकार से और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। मित्रों के बीच तो इतनी गति होनी चाहिए कि उनके बीच में दूरी होनी ही नहीं चाहिए। मित्रों के बीच होने वाली दूरी तो सदैव ही खटकती है। हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अभिधार्थ एक होते हुए भी, अभिधार्थ से आशय है शब्दों की वह शक्ति जिससे उसके नियत अर्थ ही निकलते हैं। यानी जो शब्द शक्ति होती है जिसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति यानी शब्दों की वह शक्ति जिससे उसके नियत अर्थ ही निकलते हैं। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही सामने वाला सुन रहा है, उसके द्वारा वही अर्थ समझा जा रहा है जैसा बोला जा रहा है। इस प्रकार जैसा बोला जा रहा है उसको ठीक उसी अर्थ में समझा जा रहा है। इसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। कोई शब्द सुनते ही उसके अर्थ का जो बोध होता है वह इसी शक्ति के द्वारा होता है। इसे वाच्यार्थ यानी अभिधार्थ भी कहा जाता है। लेकिन अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, इन तीनों शब्द शक्तियों के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है, शब्द की वह शक्ति जो मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए मुख्य अर्थ से संबद्ध किसी लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। वह शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ का बोध नहीं कराती वरन किसी लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ यानी अभिधा और जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका बोध होने के बजाय कोई तीसरा ही अर्थ उसका निकलकर सामने आता है। अर्थात अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थों के अतिरिक्त ध्वनि के रूप में कुछ विशेष अर्थ निकलता है। इस प्रकार अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। दोनों मित्रों द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसका अभिधार्थ तो एक जैसा ही है, लेकिन उनके प्रयोग से उनके समझने के स्तर के आधार पर उनका ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ यह अलग अलग हो जाता है। यह दूरी के कारण है। दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है और मित्रों के बीच में जो दूरी है उस पर विजय जरूर पानी चाहिए गति बढ़ाते हुए, और यह दूरी के कारण है। दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है। वह एक साहस रोमांस है।
साहस रोमांच से आशय है साहस से पूर्ण, रोमानियत से भरा रोमांचक प्रयास है। अब हमें एक दूसरे को फिर से खोजना पाना है। दोनों मित्र 12 वर्ष बाद फिर से मिले हैं। अब एक दूसरे को खोजना भी है और पाना भी है। एक तरह से मुझे खुशी भी थी कि मैं उसे कतई भूल गया था और उससे बहुत दूर निकल गया था। लेखक का कहना है कि मैं अपने मित्र से बहुत दूर निकल गया था। लेखक को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी, लेखक को बहुत यश प्राप्त हो रहा था और उसका जो मित्र है वह मित्र भी उससे जब बिछुड़ गया तो लेखक अपने मित्र को भी कतई भूल गया था, उसको पूरी तरह से भूल गया था और उससे बहुत दूर भी निकल गया था। शायद यह आवश्यक भी था, नहीं तो मैं उससे आच्छन्न हो जाता। आच्छन्न से आशय है ढक जाता, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो बहुत अधिक विशालकाय था, वह बहुत अधिक बुद्धिमान था, वह बहुत अधिक असाधारण था और इस प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी असाधारणता से हो सकता है कि लेखक का व्यक्तित्व तो आच्छन्न हो जाता, ढक जाता। मेरी अपनी दृष्टि से वह असाधारण और असामान्य था। लेखक अपने मित्र को असाधारण मानता है और असामान्य मानता है। एक असाधारणता और क्रूरता भी उसमें थी, निर्दयता भी उसमें थी। वह अपनी एक धुन, अपने एक विचार या एक कार्य पर सबसे पहले खुद को और उसके साथ लोगों को कुर्बान कर सकता था। लेखक का यह मानना है कि उसके मित्र में बहुत सारी विशेषताएं थी और उन विशेषताओं में एक विशेषता यह भी थी कि वह असाधारणता, क्रूरता और निर्दयता को अपने व्यक्तित्व में समाहित रखता था। वह किसी भी काम को करने के लिए यदि उसकी धुन पकड़ लेता तो अपने एक विचार या एक कार्य पर सबसे पहले वह खुद को कुर्बान करता और उसके साथ जितने भी लोग काम करने वाले थे उन लोगों को भी वह कुर्बान कर सकता था। कुर्बान करने से आशय वह उनको न्योछावर कर सकता था, वह उनको बलिदान कर सकता था। यानी जिस भी काम को वह हाथ में लेता पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी कार्य क्षमता के साथ वह उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ता। इस भीषण त्याग के कारण उसके अपने आत्मियों का उसके विरुद्ध युद्ध होता, उसके विरुद्ध संघर्ष होता, तो वह उसकी क्षति भी बर्दाश्त कर लेता। क्षति से आशय है हानि, बर्दाश्त करना, सहन कर लेता। यदि इस युद्ध में उसके आत्मियों का अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता, हानि होती, तो वह उस हानि को भी बर्दाश्त कर सकता था। उसकी जिंदगी के इस बुनियादी तथ्य से मैंने हमेशा वैर किया और अपने मित्र की, यानी लेखक कहते हैं कि अपने मित्र की इसी बुनियादी तथ्य से उन्होंने हमेशा वैर किया, कभी भी इस चीज का उन्होंने साथ नहीं दिया। जब वह राजनीति में उतरा तो मैंने उसके घर वालों के सामने गरज कर यह आरोप लगाया कि वह उसका पलायन है, उसका अपना उत्तरदायित्व वह न करने की प्रवृत्ति है। लेखक के मित्र जब राजनीति में प्रवृत्त हो रहे थे, राजनीति में उतर रहे थे, तब भी लेखक ने अपने इस मित्र को आगाह किया और उसके घर वालों के सामने गरज कर यह आरोप भी मित्र पर लगाया कि यह उसका पलायन है, वह सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर भागने का प्रयास कर रहा है। अपना उत्तरदायित्व वहन न करने की प्रवृत्ति के कारण ही वह राजनीतिक क्षेत्र में जा रहा है। मैंने उससे यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। लेखक ने अपने मित्र को कहा कि मैं अपने मित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वह एक राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। राजनीति में जिस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है, जिस प्रकार से राजनीति का कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए, लेखक का ऐसा कहना है कि उनके मित्र को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उससे यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। राजनीति के साथ जब वह साहित्य में उतरा तब मुझे कुछ अच्छा लगा। राजनीति के साथ ही जब वह साहित्य के क्षेत्र में उतरा तो लेखक को कुछ अच्छा लगा, लेकिन तब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। घर के विरोध और बाहर के विरोध से वह जर्जर हो गया था।
घर वाले भी विरोध कर रहे थे, बाहर वाले भी विरोध कर रहे थे और दोनों ही स्थानों पर विरोध होने के कारण उसकी स्थिति बहुत अधिक जर्जर हो गई थी। लेकिन बेहद जिद्दी होने के सबब वह अड़ा रहा। लेकिन वह जिद्दी था, अपने काम पर, अपने विचार पर, अपनी धुन पर, अपनी लगन पर वह जिद्द के साथ में अड़ा रहता, डटा रहता। दृढ़ निश्चय के साथ में वह डटने का जो उसका ये भाव था, उसके कारण ही वह इन सब कामों पर अड़ा रहा। बेहद जिद्दी होने के सबब वह अड़ा रहा और तब से हम एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी लेखक अपने कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा था। लेकिन क्योंकि लेखक के मित्र बहुत ज्यादा जिद्दी थे, इसी कारण से अब लेखक के और लेखक के मित्र के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और तब से हम एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए। लेकिन आज मैं यह सोचता हूं कि सांसारिक समझौते से ज्यादा विनाशक कोई चीज नहीं, खास तौर पर वहां जहां किसी अच्छी महत्वपूर्ण बात करने के मार्ग में अपने या अपने जैसे लोग और पराये लोग आड़े आते हों। इस प्रकार लेखक का यह भी मानना है कि सांसारिक समझौते से ज्यादा विनाशक कोई चीज नहीं होती। जब किसी महत्वपूर्ण बात के मार्ग में अपने या अपने जैसे लोग और पराये लोग आड़े आते हों, जितनी जबरदस्त उनकी बाधा होगी उतनी ही कड़ी लड़ाई भी होगी। यदि अपने अपने लोग या पराये लोग यदि बाधा बनकर के सामने आएंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत ही कड़ी लड़ाई होने की संभावना है। कड़ी लड़ाई हो सकती है अथवा उतनी ही निम्नतम समझौता होगा। इस भीषण संघर्ष की हृदय भेदक प्रक्रिया में से गुजरकर उस व्यक्ति का निजत्व कुछ एंडा वेंडा, कुछ विचित्र अवश्य हो गया था। लेखक अपने मित्र के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि हृदय भेदक प्रक्रिया, हृदय को गहराई से प्रभावित करने वाली जो क्रिया है, उससे उनके मित्र गुजरे और उनके मित्र जब इस प्रक्रिया से, हृदय भेदक प्रक्रिया से गुजरे, तो उनका व्यक्तित्व, उनका निजित्व, निजित्व से आशय उनका निजी स्वरूप, उनका व्यक्तित्व कुछ एंडा वेंडा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा, कुछ विचित्र सा अवश्य हो गया था। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बाजू सही थी। बाजू से आशय उसका पक्ष सही था, उसकी भुजा सही थी, इसलिए वह असामान्य था। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता हूं जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूं। मैं मात्र सामान्य हूं। लेखक अपने आप को सामान्य समझता है और साधारण व्यक्ति ही समझता है। मैं नामी गिरामी हूं, यह बात अलग है। जैसा कि गजानन माधव मुक्तिबोध साहित्यकार हैं, सुप्रसिद्ध हैं, नामी गिरामी है, उनका बहुत यश है, उनका बहुत नाम है। वे कहते हैं कि मैं भले ही नामी गिरामी हूं, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। और चूंकि वह व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के असामान्य को उकसा देता था। लेखक कहते हैं कि उनका मित्र उनके भीतर के असामान्य को उकसा देता था। इसीलिए अपने भीतर के उस उकसे हुए असामान्य की रोशनी में मैं एक ओर स्वयं को हीन अनुभव करता, तो दूसरी ओर ठीक वही असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से वृहत और व्यापक जो भी है उसमें डुबो देता। चाहे वह इंटीग्रल कैलकुलस हो, सुदूर नेबुला हो, या कोई ऐतिहासिक कांड हो, अथवा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो, या विशाल सामाजिक लक्ष्य हो। लेखक का यहां पर यह कहना है कि चाहे वह इंटीग्रल कैलकुलस हो, कैलकुलस से आशय गणना की एक विशेष विधि हो, सुदूर नेबुला हो, तारा समूह या आकाश गंगा हो, या कोई ऐतिहासिक कांड हो, या कोई दार्शनिक सिद्धांत हो, या विशाल सामाजिक लक्ष्य हो, इसलिए मैं अपने और अपने मित्र के जरिए असामान्य के अंतःचरित्र और सामान्य के दबाव को भली भांति जानता था। इन सभी बातों में एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है और दूसरी ओर एक असामान्य व्यक्ति, असाधारण बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, इस प्रकार
अपने मित्र के जरिए असामान्य के अंतःचरित्र और सामान्य के दबाव को लेखक भली भांति जानता था, लेकिन मेरी गति और दृष्टि कुछ और थी। लेखक की गति और लेखक की दृष्टि, लेखक का जैसा विचार था, लेखक का जैसा सोचना था वह, और उस विचार तक पहुंचने के लिए उसके पास जो प्रयास थे, जो साधन थे, जो संसाधन थे, यानी लेखक की गति और लेखक की दृष्टि कुछ और थी। जब मैं कोई काम करता तो इसलिए कि उससे लोग खुश होते हैं। लेखक का कहना है कि लेखक कोई भी काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उस काम को करने से लोग खुश होते हैं। दूसरी ओर वह काम करता तो सिर्फ इसलिए कि एक बार कोई काम हाथ में लेने पर उसे अधिकारी ढंग से भली भांति कर ही डालना चाहिए। लेखक का कहना है कि लेखक कोई भी काम को जब अपने हाथ में लेते तो इसलिए उस काम को करते जिससे कि लोग खुश होते, जबकि लेखक का मित्र किसी भी काम को अपने हाथ में लेता, कोई भी काम करता तो वह सिर्फ इसलिए करता कि एक बार यदि किसी काम को उसने हाथ में ले लिया तो उस काम को अधिकारी ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कुशलता पूर्वक, भली भांति उसको पूरा कर ही डालना चाहिए। मेरी व्यवहारिक सामान्य बुद्धि थी, उसकी कार्य शक्ति आत्म प्रकटीकरण की एक निर्द्वंद शैली थी। लेखक का कहना है कि मेरी व्यवहारिक सामान्य बुद्धि थी, जिस प्रकार से सामान्य बुद्धि से जो भी व्यवहार हो सकता है, जो भी कार्य और कलाप हो सकते हैं, इस प्रकार लेखक का कहना है कि वे एक व्यवहारिक सामान्य बुद्धि ही रखते थे, जबकि उनका मित्र, उसकी कार्य शक्ति, आत्म प्रकटीकरण एक निर्द्वंद शैली से भरा हुआ था, असाधारण था, जो बहुत बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। उसकी कार्य शक्ति, कार्य करने की एक शक्ति, आत्म प्रकटीकरण, अपने मन के विचार और भावनाएं व्यक्त करने का तरीका बिल्कुल निर्द्वंद शैली में ही अभिव्यक्त होता था। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था। लेखक का स्पष्ट रूप से कहना है कि उनके और उनके मित्र के बीच में कार्य करने का जो तरीका था, विचार थे, भाव थे, अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण था, वह दो ध्रुवों की तरह था, यानी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थे। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था। जिंदगी में मैं सफल हुआ, वह असफल। यहां पर लेखक का कहना है कि जिंदगी में लेखक सफल हुए और उनका मित्र असफल हुआ। जिंदगी में मैं सफल हुआ, वह असफल। प्रतिष्ठित, भद्र और यशस्वी मैं कहलाया। लेखक का कहना है कि प्रतिष्ठित मैं कहलाया, भद्र और यशस्वी भी मैं ही कहलाया। वह नामहीन और आकारहीन रह गया। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान था, जो बहुत असाधारण था, वह व्यक्ति नामहीन और आकारहीन रह गया। लेकिन अपनी इस हालत की उसे कतई परवाह नहीं थी। इसका मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि वस्तुतः वह मेरी यशस्विता को भी बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार न कर पाता। लेखक का कहना है कि लेखक की जो यशस्विता थी, लेखक की जो यश और प्रसिद्धि थी, लेखक की जो प्रतिष्ठा है, अत्यधिक यश और प्रसिद्धि की स्थितियां हैं, उनको भी उनका मित्र एक बड़ी सत्ता के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाता। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 7 में वर्णित साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध, जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 का प्रथम अंश पढ़ लिया है। अगले अंश में हम इससे संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।